Hello everyone, welcome back to your own academy, that is Achievers Academy. I am your friend, your guider निशा शर्मा. कैसे हैं आप और कैसी चल रही है पढ़ाई? आई होप बोथ आर गोइंग गुड. सो गाइज, आप लोगों की बहुत सारी शिकायतें थी कि मैम आप पीआरटी पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हो, आप पीजीटी और टीजीटी पे ध्यान देते हो. तो बच्चे, मैं एक बात कहूँ, पीजीटी और टीजीटी करवाने के बाद पीआरटी तो पूरा का पूरा ऑटोमेटिक कवर हो जाता है. ठीक है, और मतलब मेरे बच्चों को पीआरटी का पेपर मुश्किल लगता ही नहीं, इसलिए मैंने कभी ध्यान नहीं दिया. बट ठीक है, आप सबकी डिमांड पे आज मैं आपको सोल्व करवा रही हूँ पीआरटी का पेपर जो है लास्ट पेपर, डेट इज़ 2019. ठीक है, 2019 का पेपर है पीआरटी का पेपर, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं अभी. और ये ओरिजिनल पेपर है भाई मेरे हाथ में. थैंक यू राहुल. राहुल ने ये पीडीएफ शेयर किया है. सो लेट गेट स्टार्टेड. फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पीआरटी में एक क्वेश्चन है जो डेफिनेशन से रिलेटेड आ जाता है. अब बहुत बच्चे कहते हैं मैम डेफिनेशंस को करवाओ, तो एक सोचने की बात है बच्चे. डेफिनेशन मान लो मैंने आपको 50 लिखवा दी, ठीक है, ज़रूरी तो नहीं है पेपर में उन 50 में से डेफिनेशन आ जाए. तो डेफिनेशन तो लिखना, इससे क्या होता है, आप जब भी कोई भी प्रैक्टिस सेट कर रहे हो ना और उसमें कोई भी डेफिनेशंस आ जाती हैं तो जस्ट उनको कर लिया करो, उनमें से ही रिपीट डाउन हो जाती हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन है, सीखना विकास की प्रक्रिया है. लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट. बाइलिंगुअल है पेपर, सो डोंट बी कंफ्यूज इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स. तो ये वुडवर्थ ने स्टेटमेंट दी थी. ठीक है, लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, स्टेटमेंट गिवन बाय वुडवर्थ. नेक्स्ट है, कितनी आयु पर बच्चा लिंग की पहचान कर लेता है, मतलब व्हाट एज जेंडर आइडेंटिटी कर लेता है बच्चा. तो जेंडर आइडेंटिटी मतलब लिंग की पहचान बच्चे को 2 ईयर्स में पता चल जाता है लड़का है या लड़की है, लेकिन वो अपने लिंग को लेके स्टेबल नहीं होता. ध्यान रखना, पहचान अलग चीज़ होती है, आइडेंटिटी होना कि बॉय गर्ल, दैट इज ओनली आइडेंटिटी, बट स्टेबिलिटी बाद में जाके आती है आइडेंटिटी के बाद. ठीक है, तो 2 वर्ष में हो जाती है. नेक्स्ट है, विद्यार्थी द्वारा प्रत्येक इकाई की समाप्ति पर, मतलब असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस डन बाय द स्टूडेंट फ्रीक्वेंटली एट द एंड ऑफ द यूनिट, कि किसी भी यूनिट के एंड में जो विविध प्रकार से मूल्यांकन तकनीकी का प्रदर्शन किया जाता है, किस प्रकार का मूल्यांकन कहलाता है. तो वो किस प्रकार का मूल्यांकन होता है. कॉन्टिन्यूस इवेल्युएशन. देखो ये अपने आप ही कह रहा है कि प्रत्येक इकाई की समाप्ति पर, तो इट्स नॉट कॉन्टिन्यू. ठीक है, पीरियोडिकल तो पीरियोडिक ही हो गया ना, क्योंकि आपने एक वीक बाद एक यूनिट करी, एक 15 दिन बाद, तो मतलब शब्दों को पहचानना सीखो. बच्चे क्या कराते हैं, उपयुक्त बोथ एंड 1 और 2. अरे ये कह रहा है कि यूनिट मतलब असेसमेंट परफॉर्मेंस डन बाय द स्टूडेंट फ्रेंकली एंड ऑफ यूनिट. आपने पीरियोडिक भी हो सकती है, आपको मंथली भी हो सकती है, तो इसका नियतकालीन मूल्यांकन आएगा, पीरियोडिसिटी इवेल्युएशन आएगा. ठीक है, आंसर रहेगा 2. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षा मनोविज्ञान. मनोविज्ञान की वह शाखा है जो सीखने एवं शिक्षण से संबंधित है. तो दिस इज आल्सो स्टेटमेंट गिवन बाय स्किनर. ये जो स्टेटमेंट है ये स्किनर ने दी थी भाई, कि शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की वह शाखा है जो सीखने, शिक्षण और सीखने से संबंधित है. तो ये जो स्टेटमेंट है ये गिवन बाय स्किनर, ये स्किनर के द्वारा दी गई स्टेटमेंट है. नेक्स्ट है, अधिगम सिद्धांतों में उनके जो प्रतिपादक हैं, मतलब लर्निंग थ्योरीज हैं और उनके जो फाउंडर्स हैं, उनको करेक्टली मैच, जो मैच नहीं है आपको उसको बताना है, विच वन इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड. सो अनुकूलित अनुबंधन देखने की जरूरत नहीं, पहला ही रोंग पेयर है. कंडीशनिंग रिस्पॉन्स थ्योरी. कंडीशनिंग रिस्पॉन्स थ्योरी गिवन बाय पावलव. पावलव ने दी थी कंडीशनिंग रिस्पॉन्स, जिसको आप शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हो. तो कंडीशनिंग रिस्पॉन्स पावलव ने दी थी, तो पहला ही क्वेश्चन ही गलत है, तो ये पेयर नहीं है. लेकिन बाकी देख लेते हैं. इनसाइड थ्योरी डेफिनेटली कोहलर एंड वर्दीमर. स्टिमुलस रिस्पॉन्स थॉर्नडाइक गेट्स, बिल्कुल. रीइंफोर्समेंट हालोर स्किनर, बिल्कुल सही है. तो आंसर रहेगा फर्स्ट, मतलब ये रोंग मैच है. ठीक है, नेक्स्ट है, एक विद्यार्थी ने शैक्षिक क्षेत्र के अंतर्गत 100 में से 47 अंक लिए हैं, तो वो सीसी योजना के अंतर्गत, आपको पता है वो सी ग्रेड का बच्चा है. ठीक है, 100 में से जो उसने 47 लिए हैं तो वो सी ग्रेड होता है. ए ग्रेड वाले ये 90 80 वाले. ठीक है, तो सी ग्रेड का बच्चा है वो 47, 50 से नीचे सी ग्रेड होता है, 50% से नीचे. वाइगोस्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना सीखने के लिए केंद्रीय होती है. अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट अपीयर सेंट्रल ऑफ लर्निंग. तो लर्निंग का सेंट्रल अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की कौन सा होता है. तो वाइगोस्की के अकॉर्डिंग आपको लर्निंग का सेंटर बताना है. तो प्रोक्सिमिटी नहीं था, अडेप्टेशन, असिमिलेशन कुछ वाइगोस्की ने नहीं कहा, ये तो प्याजे ने बोली थी चीज़ें. ठीक है, तो आपको पता है कल्चर एंड लैंग्वेज पे जोर दिया था वाइगोस्की ने, जेडपीडी पे, स्कैफोल्डिंग पे और एमकेओ पे. ठीक है, तो तीनों चीज़ें वाइगोस्की थ्योरी हम डीप में पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट है, 3 वर्ष की आयु में बालक लगभग कितने शब्दों को सीख जाता है. 3 वर्ष की आयु में बालक लगभग कितने शब्दों को सीख जाता है. तो नियर अबाउट 1000 वर्ड्स जो है बंदा सीख जाता है इस आयु में. ठीक है,
नियर अबाउट 1000 शब्दों को सीख जाता है। नेक्स्ट है डिसलेक्सिया संबंधित है, तो एवरीबडी नोज डिसलेक्सिया इज अ रीडिंग डिसऑर्डर, ठीक है। डिसलेक्सिया होती है रीडिंग डिसऑर्डर, डिसलेक्सिया, ठीक है, इट्स अ रीडिंग डिसऑर्डर, कि एक बच्चा प्रॉपर रीड नहीं कर पाता, जैसे कि 6 को 9 पढ़ता है, M को W पढ़ता है, इस टाइप से उल्टे पुल्टे अक्षर उसको दिखते हैं, तो ये रीडिंग डिसऑर्डर होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण संरचनात्मक विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो देखो, एक समेटिव असेसमेंट होता है और एक फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। अब जो समेटिव असेसमेंट होता है बच्चे, वो क्या होता है, जिसमें सबमिट कर देते हैं, साल के लास्ट में ही सबमिट कर देते हैं, लाइक जैसे आपका जो टर्म टेस्ट होता है, जो एनुअल एग्जाम होते हैं, वो समेटिव असेसमेंट होते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होते हैं, जो टाइमली लिए जाते हैं, मतलब जो सिखाने के लिए लिए जाते हैं, जिसमें आप टाइमली करेक्शन कर सकते हो, तो वो फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं। तो इसने पूछा विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब प्रश्नोत्तरी है, टाइम टू टाइम ली जाती है, इट्स अ पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। ग्रुप डिस्कशन इज आल्सो पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव, और ये क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, ये भी आल्सो द पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट, सॉरी इट्स नॉट द पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। वार्तालाप, आपको पता है तीनों क्लियर फॉर्मेटिव असेसमेंट के हैं, तो थर्ड इज नॉट द पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, 4 से 5 वर्ष की आयु में बालक में कौन से विकास की जगह से अपने माता पिता के प्रति प्रेम और वृद्धि की भावना, मतलब प्रेम और ये भावना दिखने लग जाती है बालक में, कौन सी ग्रंथि की वजह से। तो मैंने आपको बताया था सिगमंड फ्राइड के लैंगिक विकास में कि इडिपस और इलेक्ट्रा 2 कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो कि बच्चों में प्रेम और ये जो मतलब जो मदर एंड फादर के लिए अपोजिट अट्रैक्शन लेके आते हैं, इस ग्रंथि का नाम होता है ओडिपस ग्रंथि। ओडिपस और इलेक्ट्रा 2 ग्रंथि होती हैं, ध्यान रखना। इलेक्ट्रा ग्रंथि और ओडिपस में क्या फ़र्क होता है। ओडिपस में तो क्या होता है, एक जो सन होता है वो अपनी मदर के लिए अट्रैक्ट होता है, ठीक है। इलेक्ट्रा ग्रंथि में एक डॉटर होती है, अपने फादर के लिए अट्रैक्ट होती है। तो ई से इलेक्ट्रा, ई से स्त्रीलिंग मतलब लड़की, तो लड़की फादर के लिए अट्रैक्ट होती है। इलेक्ट्रा के अंदर लड़का मदर के लिए अट्रैक्ट होता है और पापा को पसंद नहीं करता ओडिपस ग्रंथि में। क्यों? क्योंकि आप बच्चों को ये लगता है ना कि मेरे पापा तो मेरी मम्मी को प्यार करते हैं, तो मतलब उसको लगता है यार पापा तो मेरा दुश्मन है, मम्मी तो मेरी ही है। तो ये जो चीज़ होती है ओडिपस कॉम्प्लेक्स होता है, जो 4 से 5 वर्ष के बच्चों में सिगमंड फ्राइड की जो लैंगिक जो फैलिक स्टेज है उसमें ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, जब एक ही विषय के विकास का अध्ययन अधिक समय अवधि तक किया जाता है तो इस अध्ययन को क्या कहते हैं। मतलब आप एक ही सब्जेक्ट का अध्ययन है, काफ़ी लंबे टाइम तक करते रहते हो, एक ही विषय का विकास का अध्ययन अधिक समय अवधि तक किया जाता है, तो इसको लॉन्गिट्यूशनल कहते हैं, अनुदैर्घ्य अध्ययन कहते हैं, ठीक है भाई। अनुदैर्घ्य अध्ययन, लाइफ हिस्ट्री और सर्वे, ये क्रॉस सेक्शनल स्टडी, ये शॉर्ट टर्म्स के लिए होती है, बट एक ही समय तक, लंबे समय तक इसको अनुदैर्घ्य अध्ययन कहते हैं, लॉन्गिट्यूशनल स्टडी। निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है, विच इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। फ्लुएंसी क्रिएटिविटी में होती है, फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, ओरिजिनलिटी भी होती है, सब मेमोरी इज नॉट द पार्ट ऑफ क्रिएटिविटी, जो मेमोराइजेशन होता है इट्स नॉट द पार्ट ऑफ क्रिएटिविटी, तो आंसर रहेगा 4। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलर और डोलार्ड द्वारा प्रदत्त अनुकरणात्मक व्यवहार का प्रकार नहीं है, ठीक है। मिलर और डोलार्ड द्वारा कौन सा अनुकरणात्मक बिहेवियर नहीं दिया, तो मिलर और डोनाल्ड ने ये बताया था कि बच्चा सेम बिहेवियर को भी करता है, बच्चा कॉपी भी करता है और बच्चा मतलब दूसरों को आश्रित भी रहता है। मीन्स मिलर और डोनाल्ड ने कैसा बताया था, उन्होंने कहा था कि बच्चे जो है फॉलो करते हैं, जैसे कि वंडूरा टाइप में थोड़ा थोड़ा, कि जब आप सेम बिहेवियर करते हो तो बच्चे आपकी कॉपी करते हैं। ऐसे होती नहीं लड़कियाँ, जैसे मदर चुन्नी डालती है तो लड़कियाँ चुन्नी डालती हैं, लड़कियाँ मेकअप करती हैं, शीशे के आगे खड़ी रहती हैं बन के बंटन, ठीक है। तो ये जो चीज़ होती है लड़कियों को बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है, मेरी बेटी पूरी कॉपी करती है। थोड़ा सा कहीं कहीं फंक्शन में जाना पड़े और मैंने आई शेडो ज़्यादा लगा लिया तो कहेगी आपने ये लगाया, मेरे को तो ये नहीं लगाया, मुझे भी लगाओ। तो मतलब छोटी छोटी बातों की नकल करते हैं। तो ये मिलर और डोनाल्ड का कहना है। तो इसके अंदर जो है, इसने पूछा है कि कौन सा बिहेवियर इसके अंदर नहीं होता, तो उसने भाई कोरिलेटिव बिहेवियर की बात मिलर और डोनाल्ड ने नहीं की है, ठीक है। तो 2 रहेगा आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है, विच इज़ नॉट द एग्जाम्पल ऑफ इंस्टिंक्ट मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है। प्रेज, एंग्जाइटी, नीड ऑफ अचीवमेंट एंड लेवल ऑफ एस्पायरेशंस। तो यू ऑल नो वेल, नीड ऑफ एक सेकेंड, कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। प्रशंसा नहीं है, क्योंकि प्रशंसा बाह्य होती है, प्रशंसा हम दूसरों को दिखाते हैं, भाई हाँ मेरे को तारीफ मिल गई, ये है वो है। उपलब्धि अचीवमेंट में क्या है, हम अंदर से हैं कि हम कुछ करके दिखाना चाहते हैं, अंदर से हैं। एंग्जाइटी भी अंदर से होती है, एस्पायरेशन लेवल भी आपका अंदर से होता है। बट जो प्रेज होती है वो फॉर्मल होती है, मतलब बाहरी रूप से दिखाई जाती है। तो 2 रहेगा।
नेक्स्ट है, किसने मानसिक आयु का शब्द सबसे पहले दिया? तो अल्फ्रेड बीने ने दिया था भाई मेंटल एज का कॉन्सेप्ट। अल्फ्रेड, एक बार मेंटल एज की भी फुल फॉर्म पूछी गई थी एमए की, ऑप्शन में मेंटल एबिलिटी भी डाल रखा था, डोंट बी कंफ्यूज, इट्स अ मेंटल एज, ठीक है। तो ये अल्बर्ट इसने दी थी, अल्फ्रेड बीने ने। नेक्स्ट है, रोज के लिए कौन सी अवस्था मिथ्या परिपक्वता? ये फॉल्स मैच्योरिटी केस, रोज ने किसको फॉल्स मैच्योरिटी केस बोला है? तो बाल्यावस्था को बोला है भाई। फॉल्स मैच्योरिटी का मतलब समझ रहे हो कि आप मैच्योर नहीं है, यू आर नॉट मैच्योर बट यू आर प्रिटेंड टू बी मैच्योर। आप मैच्योर हो नहीं बट आप दिखा रहे हो कि मैं तो सबसे बढ़िया हूँ, मैं तो मैच्योर हूँ, तो ये दिखाते हैं रोज के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है, कौन सा व्यक्तिगत विभिन्नताओं का कारण नहीं है? विच इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस? तो हेरिडिटी इज द पार्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस इन एनवायरमेंट, मैच्योरिटी गाइडेंस इज नॉट द पार्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, देखो पीआरटी का पेपर कितना आसान होता है, मुझे लगता है बातों में से ही पेपर निकल आता है, अपनी जो क्लास में बातें करते हैं समझाते टाइम उनमें से ही पेपर निकल आता है, बट हाँ एक आधे क्वेश्चन तो भाई होते ही हैं हर लेवल में। किसी बच्चे में सृजनशीलता विकसित करने के लिए अध्यापक को नहीं करना चाहिए? क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसने पूछा है अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? बच्चे की क्रियाओं पर प्रतिबंध करना, मुझे लगता है आगे ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। क्रिएटिविटी को विकसित करने के लिए टीचर को क्या नहीं करना चाहिए? आप बच्चे की एक्टिविटीज़ पर बैन कैसे लगा सकते हैं? यदि आप बैन लगाओगे तो हाउ कैन यू थिंक कि बच्चा क्रिएटिव होगा? तो रिस्ट्रिक्ट द एक्टिविटीज़ ऑफ चाइल्ड आई थिंक फर्स्ट है, बट बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। रेस्पेक्ट द व्यूज़ ऑफ चाइल्ड, बिल्कुल करना चाहिए। एंग्जाइटीज़ को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, बिल्कुल। लीड द चाइल्ड ऑफ नोबल थिंकिंग, बिल्कुल उसकी नई थिंकिंग को भी, तीनों चीज़ करनी चाहिए, फर्स्ट ही नहीं करना चाहिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि एवं विकास के संदर्भ में सही नहीं है? विच इज नॉट राइट, विच इज नॉट करेक्ट थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ कंटेक्स्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? पैर से सिर, निकट से दूर, सर से पैर, वंशानुक्रम। अब ध्यान से देखिए 1 मिनट के लिए इसको, क्वेश्चन नंबर 20 है ये अपना। आपको पता ये निकट से दूर मतलब प्रोक्सिमो डिस्टल वाला हो गया भाई, सेंटर से नीचे की तरफ हो गया। सर से पैर, पैर से सिर नहीं होता डेवलपमेंट हमेशा मैंने आपको बताया था सिर से पैर होता है, पैर से सिर नहीं होता डेवलपमेंट, तो 1 ही रोंग है, ठीक है। नेक्स्ट है, बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक हैं हार्वर्ड गार्डनर। बच्चे क्वेश्चंस हमेशा रिपीटेड है, ये क्वेश्चन टीजीटी 2013 में आया था। आप ये मत सोचा करो कि पीआरटी वाले पीआरटी लेवल करें, टीजीटी वाले टीजीटी लेवल करें, हर बच्चा हर लेवल करें, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी लेवल से कोई भी किधर भी डाल देते हैं, ठीक है ना। तो हार्वर्ड गार्डनर एवरीबॉडी नोज, बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था और थॉर्नडाइक ने दिया था बहुकारक का सिद्धांत, ठीक है। तो दोनों डिफरेंस है, याद रखना इस चीज को। फ्रायड द्वारा दिए गए मनोलैंगिक विकास की एक अवस्था जिसमें से कौन सी नहीं है? विच इज नॉट द स्टेज ऑफ फ्रायड? आइकॉनिक अवस्था नहीं है भाई फ्रायड की, ठीक है। आइकॉनिक अवस्था इज नॉट रिलेटेड टू फ्रायड, इट्स रिलेटेड टू ब्रूनर, ठीक है। एक बालक आपको पता है ओरल स्टेज, जनरल स्टेज, लेटेंसी स्टेज, फैलिक स्टेज और जेनिशियल स्टेज, ये सिगमंड फ्रायड की हैं पांचों। एक बालक जो अपने स्कूल जीवन के बीच अपनी आयु सीमा के समकक्ष नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ हो तो किस प्रकार का बालक आप उसको कहेंगे? मतलब एक बालक को आप किस प्रकार का बालक कहेंगे? 1 मिनट क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं दोबारा। एक बालक जो अपने स्कूल जीवन के बीच यानी 10.5 साल में, ठीक है, अपनी आयु के समकक्ष नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ हो, ओके ओके, मतलब आप जिस लेवल पे हो आप नीचे की कक्षा का काम भी नहीं कर सकते, तो वो बालक क्या कहलाएगा? तो वो मतलब एजुकेशनली रिटायर्ड, ठीक है। तो वो बच्चा क्या कहलाएगा भाई? शैक्षिक रूप से बैकवर्ड बच्चा जो है वो कहलाएगा, क्योंकि वो अपनी नीचे की कक्षा का काम नहीं कर रहा, तो वो शैक्षिक रूप से बैकवर्ड है। नेक्स्ट, एक विद्यार्थी नए ज्ञान को इस तरह सीखता है कि वह पहले से सीखे हुए संप्रज्ञा एवं नियमों पर परिमार्जन और विवर्धन कर सकें, तो यह ज्ञान क्या कहलाता है? अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। एक बच्चा नए ज्ञान को इस तरह सीखता है कि पहले से सीखे हुए कॉन्सेप्ट एवं नियमों का परिमार्जन या विवर्धन, क्या है ये परिमार्जन? और elaborations and the principle of validation such as the he and she tried to the modify the elaborate of the principle of learning to the, ठीक है। भी पहले से सीखे गए जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसमें वो परिमार्जन करना चाह रहा है, वो कुछ मॉडिफिकेशन करना चाह रहा है, तो वो क्या होता है? मतलब पहले के आधार पे आगे जा रहा है, तो डेट इज सह संबंध, कोरिलेटिव लर्निंग इसको बोलते हैं। महाकोटि में क्या होता है? ये कई बार पूछते हैं महाकोटि में, जैसे कि एक बच्चा नहीं होता जो कहता है ये शेर है, ये कुत्ता है और ये सारे मांसाहारी होता है, इसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट लर्निंग, ठीक है। जेंडर स्कीमा थ्योरी किसने प्रस्तावित किया है? ये न्यू क्वेश्चन है, इसको आप ऐड ऑन कर लीजिए अपनी नॉलेज के अंदर। जेंडर स्कीमा थ्योरी याद कर लेना इस क्वेश्चन को, ये हमारी डिस्कशन में शायद नहीं आया। एक क्वेश्चन तो मैंने कहा था, देखो 30 में से 28 क्वेश्चन आपको मेरे डिस्कस करे हुए मिलेंगे, 1-2 क्वेश्चन तो नहीं मिल ही जाते हैं। SL बेम, तो ये किसने कहा था भाई? SL बेम ने कहा था, ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभाशाली बालकों के लिए संवर्धी कार्यक्रम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभाशाली बालकों के लिए संवर्धी कार्यक्रम नहीं है? पाठ्यक्रम में समृद्धि, मतलब जो जीनियस बच्चे होते हैं उनके लिए आप अनरिचमेंट करिकुलम्स रखेंगे, वर्ग उन्नति भी रखेंगे, विशिष्ट कक्षा भी रखेंगे, आवासीय विद्यालय, ऐसा कोई स्पेशल रेजिडेंशियल स्कूल नहीं रखे जाते भाई इन बच्चों के लिए, तो आंसर रहेगा 4। नेक्स्ट है, कुछ मामलों में बच्चे माता पिता की तुलना में कुछ कम मानसिक योग्यता दिखाते हैं तथा अधिक उल्टा दृश्य भी दिखाई पड़ता है। तो ये तो सबको पता है भाई, वंशानुक्रम का कौन सा नियम है, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, इज द लॉ ऑफ रिग्रेशन। ये प्रत्यागमन का नियम है, ये प्रत्यागमन का नियम होता है, ठीक है, लॉ ऑफ रिग्रेशन। जब आपका बच्चा वॉइस वर्सा आपसे क्वाइट अपोजिट होता है तो इट्स कॉल्ड लॉ ऑफ रिग्रेशन। नेक्स्ट है, प्रारंभिक बाल्यकाल का आयु समूह काल क्या होता है? जो प्रारंभिक बाल्यकाल होता है उसका आयु समय क्या होता है? तो मतलब प्री चाइल्डहुड तो 2 से 6 वर्ष होती है भाई, ध्यान रखना, ही बहुत बार आता है। प्री चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 होता है और पोस्ट चाइल्डहुड 6 से 12 होता है और इन्फेंसी 0 से 2 ईयर होती है, ठीक है, ध्यान रखना है क्वेश्चन। MMG और APA के अनुसार गंभीर मानसिक मंदता युक्त बालकों की बुद्धि लब्धि परास क्या होता है? मतलब द IQ रेंज ऑफ द मेंटल रिटायर्डेशन, जो मेंटल रिटायर्ड होते हैं, तो मेंटली रिटायर्डेड जो बच्चे होते हैं उनका IQ होता है 20 से 50, ठीक है, पर इसमें 20 से 50 का ऑप्शन नहीं है, मतलब 25 से 50 वाला ऑप्शन नहीं है, तो डेफिनेटली हम बेस्ट ऑप्शन पे जाएंगे 20 से 35। नेक्स्ट है, अहम केंद्रिता का गुण जीन प्याजे द्वारा जो ईगोसेंट्रिज्म होती है, अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे वो किस अवस्था में होती है? तो यू ऑल नो वेल, ईगोसेंट्रिज्म, बच्चा अपने आप को ही स्मार्ट समझता है, एनिज्म, ईगोसेंट्रिज्म, ये जीन प्याजे की सेकंड एज में होती है, डेट इज प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है बच्चे। तो ये था अपना CDP का सेक्शन, हिंदी इंग्लिश का करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ये था CDP का सेक्शन, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का सेक्शन, जो मैंने आपको डिस्कस किया। और आप बता दीजिए, मुझे लगता है कि मैंने आपको जितना पढ़ाया ना, 28 क्वेश्चन यू विल फाइंड फ्रॉम माय वीडियो, और मैं हमेशा ही ये गारंटी देती हूँ कि यू विल फाइंड मोस्टली क्वेश्चंस फ्रॉम माय वीडियो। और जो स्टूडेंट्स पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, पहली बार मुझसे जुड़े हैं, तो मैं बता दूं मेरा चैनल डेडिकेटेड है टीचिंग एग्जाम्स को। आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस अवेल हैं, साथ में पेड कोर्सेज, ऑनलाइन कोचिंग है, जैसे UP टेट का नेक्स्ट बैच है, रीट का है, सुपर टेट का है, ठीक है, DSSB का है, KVS है। तो ये टीचिंग एग्जाम्स मेरे स्पेशलाइजेशन है। इफ़ यू वांट एडमिशन एनी काइंड ऑफ, देन यू कैन कॉन्टैक्ट 7015467794 9034022541 पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, 9034022541 आप कॉल कर सकते हो, 7015467794। कोई भी टीचिंग एग्जाम ऑनलाइन बैच गोइंग ऑन है, और ऑफलाइन जो ऑनलाइन यूट्यूब है वो तो आप पढ़ ही रहे हो, बहुत सारी वीडियोस आपको यहाँ भी अवेल हो जाएंगी। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच। और कुछ सीखने को मिला है तो आपकी मर्जी है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आगे के लिए। बाय।